बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, सिंगल रुकनी बेंच रिपोर्टर बेंच आपके सामने सत्य सवेरे हाजिर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ैसला जारी किया है और वो फ़ैसला मैं थोड़ा सा आपको उसकी डिटेल भी बताता हूँ। बेसिकली तरीक़ाकार ये है या असूल आजकल ये चल रहा है, हर वो चीज़ जिससे अपोजिशन को या तहरीक इंसाफ को एक ऑक्सीजन मिलती है या ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, उसके ऊपर टोकरा रखने की मुकम्मल किस्म की तैयारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की जाती है। और हम होता भी देखते आ रहे हैं, जैसे कल पंजाब के ट्रिब्यूनल देख रिटायर्ड जजेस के हवाले कर दिए गए। इसी तरीके से ये नाज़रीन केस है बलूचिस्तान का, मामला ये बलूचिस्तान का है, PB14 नसीराबाद का। इसका ये तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इसमें जो दरख्वास्त गुजार थे उनका मौका मुस्तरद किया था और जो कामयाब उम्मीदवार थे उनकी कामयाबी को बरकरार रखा था। मोहम्मद खान जो कामयाब वहाँ से हुए थे उनकी कामयाबी को बरकरार रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला बरकरार रखा ट्रिब्यूनल का, और जो अपील है वो खारिज कर दी। अब इसमें जो बारीक गेम है, बारीक वारदात है, वो क्या है उसकी जानिब आते हैं। नाज़रीन, मामला ये था कि इस पर भी तकरीबन कह लें जो वोटों का डिफरेंस है वो 347 का था। कम वोटों का डिफरेंस था, जिसमें वोटों का नज़र डिफरेंस कम था, रिकाउंट की सच को मामला बना नहीं। और जो असल चीज़ है इस पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तस्करा किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दोनों पार्टियों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्योंकि ये फैसला लिखा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर्स दैट आर कास्टेड आर द डिटर्मिनेटिव फैक्टर, यानी कि जो बैलेट पेपर कास्ट होते हैं, जो वोट्स हैं, वो असल में डिटर्मिनेट जो फैक्टर है वो होते हैं जो व्हाट इज़ रिकॉर्डेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अ रिटर्निंग ऑफिसर इन रिक्विजिट फॉर्म्स, यानी कि फॉर्म 45 में या फॉर्म 47 में जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं रिटर्निंग अफसर की जानिब से या फिर प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से, उनकी कोई अहमियत नहीं होती, असल चीज़ वोट होते हैं। उन्होंने कहा अगर रिकाउंट की एप्लीकेशन आती है, थैलों में से वोट निकाले जाएंगे, गिने जाएंगे, जो वोट कहेंगे, जितने बैलेट पेपर जिसके निकलेंगे वही असल फैक्टर होगा। ये फॉर्म शाम की कोई अहमियत नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 8 में अपने फैसले में करार दिया है। अब नाज़रीन, ये इस चीज़ को रिलेट करते हैं थोड़ा सा मौजूदा हालात के साथ। कई दफ़ा होता है, हमने 2013 के इलेक्शन में भी देखा, उसके बाद 2018 के इंतखाबात में भी देखा, जब आप थैले खुलते हैं, क्योंकि ये थैले इलेक्शन कमीशन के पास नंबर 1 ये कि कोई स्टोर रूम नहीं है जहाँ पे रिटर्निंग अफसर या प्रिजाइडिंग अफसर अपना सामान RO को जाके देते हैं। RO इलेक्शन कमीशन का अफसर तो होता नहीं है, वो तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई ACDC होगा या कोई मजिस्ट्रेट होगा। वो क्या करता है कि वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर देता है कि भाई ये सामान है, वो कचहरी में किसी माल खाने में किसी साइड पे पड़े रहते हैं, वो ढेर लगा रहता है उसका, वो रिकॉर्ड एज सच प्रॉपर मेंटेन नहीं होता जो उनको तरीके से कहीं रखा जाए। कई बार जब हमने देखा है जो ऑडिट रिपोर्ट्स आती रही हैं, हम खुद कवर करते रहे उसको कि जनाब कितने पोलिंग बैग्स के सीलें टूटी हुई थी, थैले खुले हुए थे। उस सूरत हाल में क्या होता है कि अब ऐसा भी मुमकिन है कि थैले खुले हों या थैले खुले उसमें से PTI के वोट्स निकल जाएँ और वहाँ पे कचरा भर दिया जाए, वोट निकले। वैसे अगर फॉर्म 47 के फॉर्म 45 पे PTI 80,000 से जीती हुई है किसी हल्के से, 47 में नून लीग 10,000 से जीती हुई है, और अगर पता चले अब दोबारा से अगर थैले खोले जाएँ तो नून लीग 50,000 क्रॉस कर जाए और PTI के टोटल वोट जो है ना वो 6,000 निकल आए, ये भी मुमकिन है। क्योंकि थैला तो खुल सकता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उन्हीं ACs उन्हीं DCs के कंट्रोल में है। तो RO वाला काम तो ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा एक और फैक्टर ये भी हो सकता है नाज़रीन, जो आपको पता है पाकिस्तान में 2 नंबरी तो वो तो रूज पे होती है। जो सीलें लगी हुई हैं, आप सील चेंज भी कर सकते हैं। सील अगर रिकॉर्डेड है कि यार सील का ये नंबर था, तो सील के ऊपर वो नंबर लिखना भी कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा चौड़ा काम है, ना इतनी बारीक बिनी से किसी ने उस चीज़ को चेक करना होता है। तो थैलों में से कचरा निकलना, डब्बे निकलना, कई आपको पता है ऐसी भी वीडियोज़ भी सामने आई जिसमें से कचरे में से बैलेट पेपर जो है ना वो बरामद हुए हैं, ये 2018 के बाद के इलेक्शंस के बाद। तो ये एक रूटीन का प्रोसीजर है जिसमें ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, उस पर फिर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट आके ये कहती है विच इज़ डन बाय ओपनिंग द बैग्स एंड पैकेट्स कंटेनिंग के बैलेट पेपर। जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेट पेपर जिसमें कंटेन होते हैं, फिर बैलेट पेपर्स विच आर कास्ट इन द प्राइमरी एविडेंस विच आर कास्टेड इज द प्राइमरी एविडेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, कि जो बैलेट पेपर्स हैं वही प्राइमरी या बुनियादी सबूत होता है इंतखाबात का कि किसको कितने वोट डले। ठीक है, टू द सेड फॉर्म अटैच अ प्रिजम्पशन और करेक्टनेस अंटिल द बैलेट पेपर्स आर ऑर्डर टू बी रिकाउंट। उन्होंने कहा कि जब तक बैलेट पेपर्स की रिकाउंटिंग नहीं हो जाती, ये एक प्रिजम्पशन है, यानी कि एक ख्याल है, एक
फ़र्ज़ किया जाता है या अख़ज़ किया जाता है कि जो फॉर्म में लिखा है वो ठीक है, लेकिन असल चीज़ वही होगी। फॉर्म की कोई अहमियत नहीं है, ना फॉर्म 45 की, ना फॉर्म 47 की। असल चीज़ है बैलेट पेपर्स। इस फिक्रे को बस याद रखें। पंच लाइन इस फैसले की है। आगे आते हैं कि कैंडिडेट में रिक्वेस्ट फॉर वोट्स रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स एंड सच रिक्वेस्ट इज़ अलाउड, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट दोबारा गिनती की दरख्वास्त देता है और वो थैले खुलते हैं, दरख्वास्त मंजूर हो जाती है। आफ्टर इशुएंस ऑफ नोटिस टू ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने के बाद रिकाउंटिंग होती है, तो जो एक्चुअल रिजल्ट वो होगा जो रिकाउंटिंग के बाद बैलेट पेपर जितने निकलेंगे। उसमें यह भी है कि इफ़ द डिस्प्यूट इज़ इन रिगार्ड टू द एक्चुअल वोट्स विच वर कास्टेड टू डिटरमिन द कंट्रोवर्सी, कि वोट किसके कितने निकले, वो बैलेट पेपर जो निकलेंगे थैलों में से वो असल चीज़ तयन करेंगे। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कहना ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी थैले की सील टूटी हुई है या वो टेम्पर्ड है, तो उस सूरत में जो बैलेट पेपर्स अंदर से निकलेंगे, जो वोट निकलेंगे, उनकी जो सेंटिटी है, उनकी जो साख है, वो अंडर कंप्रोमाइज़ होगी, वो अंडर क्वेश्चन रहेगी। हाउएवर दिस वाज नॉट द केस ऑफ द एपेलेंट, यानी कि मौजूदा केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो इल्ज़ाम ये नहीं लगाया गया था कि बाद में थैले से वोट तब्दील किए गए या थैलों की सील टूटी हुई थी। अब नाज़रीन एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। एक बंदा था, उसने अपनी किसी के साथ शर्त लगा ली, किसी दोस्त के साथ, कि कौवा सफ़ेद होता है, और शर्त अच्छी खासी हैवी वो लगाया। उसके बाद उसकी घर जाके उसने अपनी वालदा को बताया कि अम्मा दुआ करना मैं शर्त जीत जाऊँ। मैंने कहा बेटा क्या शर्त लगाई है? कहता अम्मा मैं शर्त लगा के आऊँ कि कौवा जो है ना वो सफ़ेद होता है। तो उसकी माँ कहती बेटा तुम हार जाओगे शर्त कि कौवा तो काला होता है। उसने कहा अम्मा मैं मानूंगा तो मैं हारूंगा ना। तो मजाक की बात की, वो मानेगा ही नहीं तो हारेगा, कि हार कैसे मानेगा? तो वो जो शर्त लगी है, वो पैसे हैं या कुछ भी है, वो देगा कैसे? तो जब वो मानेगा ही नहीं कि सीलें टूटी हुई हैं, ट्रिब्यूनल, रिटायर्ड ट्रिब्यूनल या ऊपर अपील में आईनी अदालत में एक बैठे हुए साहब अपील में, तो फिर कैसे ये इस बात का तयन होगा कि इसको एविडेंस को कितना को रिकॉर्ड करेगा या कितना माना जाएगा कि टूटी हुई सील में से निकले हुए बैग कितने में से वोट कितने थे या कितने नहीं निकले, या उसके अंदर से कचरा निकला है या क्या निकला? काउंट तो वही होगा। अगर सील चेंज कर दी जाए, टेम्पर कर दी जाए, इतनी बारीक बीनी से किसने चेक करना उसको? नंबर अगर पुराने वाली लगा दिए जाए, तो कैंडिडेट्स को तो ये भी नहीं याद होगा कि इस थैले पे कौन सी सील लगी हुई थी। वो एक शीट ही आर ओ ने बनानी होती है, वो नहीं बैठ के बना लेगा। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा वैसे काम तो नहीं है कि जो इस चीज़ के ऊपर इतना बैंक किया जा सके कि हाँ जी वो वोट काउंट नहीं होगा या वो टेम्पर्ड तस्वुर होगा या उसकी बेस पे रिजल्ट फाइनल नहीं हो सकेगा। अच्छा, इंसिडेंट केस के अंदर फिर मामला क्योंकि वो डिफरेंट था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 1919 वोटों का फ़र्क था, तो लिहाजा वो फ़र्क इतना था कि जो इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इन्फ्लुएंस यूज़ करके पोलिंग स्टेशनों पे धांधली की गई, वोट तब्दील किए गए, लटरम पटरम, वो इस्टेब्लिश नहीं होता। इसलिए ट्रिब्यूनल का फैसला अदालत ने बरकरार रखा। ये PB 14 नसीराबाद का केस है। ये नाज़रीन आपको पता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला होता है वो एक प्रेसिडेंट बनता है, वो प्रेसिडेंट बनता है और उसको फिर आगे कोर्ट किया जाता है, उसको ले के आगे चला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़लाँ फैसले में ये बात होल्ड कर दी है, लिहाजा इस किस्म के जितने मैटर्स आएंगे वो इसी तरीके से डील किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोया इस सारे मामले में आके फॉर्म 45 का जो एक चीज़ थी जिसके बारे में ट्रिब्यूनल्स में कहा जा रहा था कि ट्रिब्यूनल्स ने वो आएंगे, फॉर्म 45 खुल जाएंगे, फॉर्म 45 से कंपैरिजन हो जाएगा और फिर 47 फारिग हो जाएंगे और PTI को सीटें मिल जाएंगी। उस चीज़ को देखे सुप्रीम कोर्ट ने किस अंदाज में काउंटर किया है। कल अभी केस हुआ, आज ट्रिब्यूनल्स को फाइल करने की बात हुई है कि मतलब कल कहा गया फाइल करें, अगले 2-3 दिन में नोटिफाई हो जाएंगे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाएगा, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो बाकी ट्रिब्यूनल्स हों, जहांगीरी साहब के हों या बाकी के। फिर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जी हतमी चीज़ वो डब्बे में से जो निकलेगी वो है, या जो थैले में से निकलेगी वो है। फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं, फॉर्म 47 की कोई अहमियत नहीं। और यूँ एक अपनी सी कोशिश की गई है कि मुस्लिम लीग नून को जो उनकी जाती हुई सीटें हैं जो उनके हाथ से निकल सकती हैं, वो किस तरीके से डका लगा के रोकी जा सकें, बंद बांधा जा सके उनके आगे, ताकि ये नशिस्तें बच सकें। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा तो फिर कहा जाएगा कि जी गालियाँ देते हैं हमें, इसलिए हम किराए के सहाफ़ी को इजाज़त दें। ज़ाहिर हम किराए के ही रेंट जर्नलिस्ट हैं बकौल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। किसी आम बंदे ने भी ये बात नहीं की, तो पता नहीं हमें आज तक किराया भी किसी ने नहीं भेजा, बस मुफ्त में ही लगे हुए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।